Hello students, welcome you all on the channel of Study Public School, YouTube channel of Study Public School where Abhishek Tiwari is welcome you all. हम लोग स्टूडेंट्स नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे जो कि सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का, क्लास 10th सिलेबस का। नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोगों ने अभी तक खिलाफत के बारे में स्टडी किया, रॉलेट के बारे में, खिलाफत के बारे में, फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, उसका जो इम्पैक्ट था कंट्री साइड में, टाउन एरियाज़ में, उसको स्टडी किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स किस तरह से नॉन कॉपरेशन का अंत हुआ, ठीक है, चौरी चौरा एक्सीडेंट के बारे में स्टडी किया। अब आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बीच में हम लोगों ने स्वराज जो है प्लांटेशन में इसका क्या था वो भी पढ़ा। अब स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और एक तीसरा जो यूनिट है इसका टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर रास्ता कैसे आगे बढ़ा उसको स्टडी करेंगे। उसके पीछे के कारण क्या थे वो भी हम लोग स्टडी करेंगे कि सिविल जब फेल्योर हुआ नॉन कॉरपोरेशन का 1922 में, उसके बाद की क्या परिस्थितियां रहीं और कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक। सो इन फरवरी अगर इस चीज़ को देखा जाए, सो इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि चौरी चौरा घटना के बाद से महात्मा गांधी ने 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, विदड्रॉ किया, ख़त्म किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, ही फेल्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल्स। ठीक है, तो एक दूसरी चीज़ ये सामने आई, उन्होंने महसूस किया गांधी जी ने कि जो मूवमेंट है वो वायलेंट होता जा रहा है, बहुत सी जगहों पे ये वायलेंट होता जा रहा है। ठीक है, एंड सत्याग्रहीज नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड, और जो सत्याग्रहीज हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग की आवश्यकता है बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। वो मास स्ट्रगल के लिए, मतलब इतने बड़े स्ट्रगल के लिए, इतने बड़े संघर्ष के लिए खड़े हों, इससे पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसका अभाव उन्होंने नॉन कॉपरेशन में देखा था। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles. और कांग्रेस के अंदर जो है तब तक काफ़ी ऐसे नेता थे जो थक चुके थे मास स्ट्रगल से, जो गांधी जी के बनाए गए प्रपोज्ड रास्ते थे, तरीके थे, उनसे वो थक चुके थे। मास स्ट्रगल जो आंदोलन करना, इस तरह से एजिटेशन करना नॉन वायलेंस के थ्रू, और बहुत चीज़ें, इन सब चीज़ों से बहुत से लीडर्स जो है नाराज़ थे, वो उनसे बोर हो गए थे एंड वांटेड, और वो चाहते थे participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act 1919। और क्योंकि उसी दौरान 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको हम पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, रिफॉर्म्स कहते हैं, उसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया और उसमें प्रांतीय चुनावों को लेकर के एक लॉलीपॉप दिया गया अंग्रेज़ों की ओर से। ठीक है, जिससे कि कांग्रेस में फूट पड़ जाए और कुछ लोग इस लॉलीपॉप को लेने के लिए कांग्रेस की ओर से हट करके चुनाव में भाग लें, और कुछ गांधी जी के साथ जाएंगे। जानते थे गांधी इसमें भाग लेंगे नहीं, तो यही चीज़ हुआ। जो पासा फेंका था अंग्रेज़ों ने, वो चीज़ें यहाँ पे एकदम सेट हो गया ना। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़ विद इन द काउंसिल्स। उन्होंने महसूस किया कि टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़ विद इन द काउंसिल, उन्होंने इसको महसूस किया, इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़, कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज़ करना ना। उन्होंने इसको महसूस किया कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ विद इन द काउंसिल, काउंसिल के अंतर्गत ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज़ करना लगभग जो है ब्रिटिश काउंसिल के अंदर अपोज करना जो है, उन्होंने उसको महसूस किया। ठीक है, दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज, कि अपोज़ किया जाए ब्रिटिश पॉलिसीज़ को विद इन द काउंसिल, आर्ग्यूड फॉर रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। ओके, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को ये, मतलब कि जो एक धड़ा था जिसमें जो काउंसिल इलेक्शन के पक्ष में जाना चाह रहा था, उनका अपना ये मानना था कि इस तरीके से करने पे कहीं ना कहीं जो है हम ब्रिटिश पॉलिसीज़ में अंदर घुस कर, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अंदर घुसेंगे, उनकी काउंसिल में घुस करके उनकी पॉलिसीज़ का विरोध कर पाएंगे, सुधारों को लेकर के आर्ग्यू कर पाएंगे, और इसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे उनकी काउंसिल्स में
ना, जो कि ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये सब सोच करके कुछ लोग चुनावों के साथ जाना चाहते थे। उसमें मुख्य रूप से नाम आता है CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस से अलग होकर 1924 में इन्होंने एक स्वराज पार्टी गठन कर दिया टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स। काउंसिल पॉलिटिक्स में लौटने के तर्क से इन्होंने ना कांग्रेस से अलग होते हुए एक स्वराज पार्टी गठन कर दिया। बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मासेस एजिटेशन एंड फॉर द फुल इंडिपेंडेंस। वहीं दूसरी ओर जो यंगर लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स, ये लोग जो है एक ज़्यादा रेडिकल मास एजिटेशन मतलब और ज़्यादा उग्र मूवमेंट आंदोलन करना चाहते थे और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने पे अड़े हुए थे ये लोग। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दो धड़े बट गए थे। एक धड़ा जो है और मास एजिटेशन और रेडिकल मास एजिटेशन की मांग कर रहा था, विरोध की मांग कर रहा था। दूसरा धड़ा उनसे अलग होकर के जो बुजुर्गों का धड़ा था वो प्रांतीय चुनावों के पक्ष में था कि हम चुनाव में भाग लेकर के तब उनका विरोध करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कांग्रेस बटी हुई पाई। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशंस डिसेशंस टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियाज पॉलिटिक्स टूवर्ड द लेट 1920s। ऐसी सिचुएशन में इंटरनल डिबेट और डाइसेशंस मतलब जो एक तरह से बंटवारा सा हुआ, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड ना, अगेन जो है दो ऐसे फैक्टर्स सामने आए दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स, जिन्होंने भारतीय राजनीति को शेप किया टूवर्ड्स द लेट 1920s। 1920s के दौरान जिन्होंने भारतीय राजनीति को ना आकार देने का प्रयास किया। वो दो सिचुएशंस क्या थी जो डिबेट और डिसीशंस क्रिएट की ना, ऐसे दो सिचुएशंस थे। इसमें से पहला था द फर्स्ट वाज इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। उसमें से पहला ऐसा था जिसमें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो ना कि दुनिया भर में एक आर्थिक मंदी का दौर उस समय आया। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 से 1926 से ही कृषि की जो कीमतें थे कृषि वस्तुओं की वो बहुत तेज़ी से गिरने लगी एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। और 1930 के बाद से एकदम से धाराशायी हो गई, मतलब कि फार्मिंग एकदम से धाराशायी हो गई। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड। जैसे जैसे जो है डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स के लिए जो डिमांड थी जैसे गिरी और एक्सपोर्ट्स जो है नीचे गिरे, पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। तो किसानों को जो है जैसे जैसे जो है डिमांड बढ़ा एग्रीकल्चर गुड्स के लिए और उसका जो है डिमांड जो थी एग्रीकल्चर गुड की जब गिरने लगी और उसका जो एक्सपोर्ट था वो नीचे गिरने लगा, पतन होने लगा उसमें। सो पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट, किसानों को मुश्किल होने लगी अपनी फसल बेच पाना और जो कर्ज अंग्रेज़ों से लिया गया था मतलब अंग्रेज़ों का जो टैक्स था उसको पे कर पाना उनके लिए मुश्किल साबित होने लगा। और बाई 30s 1930 तक जो है कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल, एक उपद्रव की स्थिति पूरे देश में बन गई। इसकी वजह से ना लोग परेशान हो गए थे। एक तरफ तो आर्थिक मंदी, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की जबरन कर वसूली, ये दोनों ही चीज़ों से लोग परेशान थे। ये एक स्थिति में एक टर्मोइल, एक विद्रोह या की स्थिति जो है पनपने लगी। ठीक है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूट ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन। ठीक है। और इसके विरोध में इसके जिस तरह से एजिटेशन बढ़ रहा था उस दौरान 1926 के बाद से ही, तो जो वहाँ की टॉरी एक गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश हुई अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ सरकार जब ब्रिटेन में इस्टेब्लिश हुई, सो ब्रिटेन की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन, उन्होंने संवैधानिक सुधारों को लेकर के या 1919 के जो पार्लियामेंटो सुधार था उससे क्या बदलाव आया था देश में इस 10 साल में, उस 10 साल के रिकवरी को चेक करने के लिए 1929 में उन्होंने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में उन्होंने एक 7 मेंबर्स की कमेटी बना दी। ठीक है, एक कमीशन बना दिया, इसमें 7 मेंबर्स थे सर जॉन साइमन को लेकर के ना, जो कि उसके अध्यक्ष थे। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पांस में जो देश में चल रही थी, लोग संवैधानिक सुधारों से कितना
प्रभावित थे, कितना संतुष्ट थे, संवैधानिक सुधार कितने हुए थे, ये सब चीज़ों को देखने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने ये कमीशन भारत में भेजा ना, कि भारत की स्थिति कैसी है उसको देख करके आइए। द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। इस कमीशन को जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग थी भारत में, उसको देखने का काम धाम दिया गया था कि क्या इसकी फंक्शनिंग सिस्टम क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की हमारे देश में, भारत में। ठीक है, तो ये देखने के लिए उसको भेजा गया था। पर उसमें डिलेमा ये था, उसमें समस्या ये थी द सजेस्ट चेंजेस, और उसके लेकर के जो बदलाव परिवर्तन थे उसकी बात हुई ना, को लेकर के कमीशन भेजी गई थी। द प्रॉब्लम वॉज द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश ना। कुल 7 मेंबर में से एक भी उसमें भारतीय सदस्य को नहीं जोड़ा गया था कमीशन में, सारे के सारे जो है ब्रिटिश मेंबर्स थे। ठीक है, तो इस बात के लेकर के विरोध हुआ ना इस साइमन कमीशन को लेकर के कि आखिर अगर भारत में आप भारत के संवैधानिक सुधारों की पड़ताल करने आ रहे हैं, तो बिना भारतीयों के कौन बताएगा आपको कि एक अच्छा संविधान है या काम कर रहा है, फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं। तो ये चीज़ों को लेकर के भारत में विरोध हुआ कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी बात को लेकर के इस कमीशन का विरोध हुआ। When the Simon Commission arrived in 1928, जब 1928 में ये कमीशन भारत में आया, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। ठीक है, और फिर जब ये आया भारत में कमीशन, तो इसका स्वागत किया गया एक नारे के साथ। उसका नाम था गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ। ऑल पार्टी इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिल करके जो है इस मूवमेंट का विरोध किया। ठीक है, इनका विरोध किया, प्रदर्शन करके विरोध किया इनका ना। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced on October 29 a vague offer of Dominion states for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss the future constitution। ठीक है, तो ये आंदोलन चलता रहा और इसी दौरान जो है आप जानते हैं कि लाजपत राय जो है इसी आंदोलन का विरोध करते हुए, जब वो इसमें विरोध कर रहे थे तो उनको लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज होने से उनको बहुत चोट आई। सो इन्फ्लिक्ट ऑफ इट ही गॉट बैडली इंजर्ड। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए और इंजर्ड होने के बाद उनकी उसी से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी साइमन कमीशन के दौरान जो है, इसी विरोध के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी। सो इसके दौरान जो है जब ये मूवमेंट और बढ़ा, डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ता गया, तो उसको देख करके, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के विरोध कर रहे थे, तो लॉर्ड इरविन ने, जो वायसराय था, वो तत्कालीन वायसराय था, उसने क्या किया, अक्टूबर 1929 में एक बड़ी घोषणा कर दी ना, अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट। उसने एक बड़ा ऑफ़र जो है सामने रखा भारत के कांग्रेस के सामने और मुस्लिम लीग के सामने कि हम आपको एक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। ठीक है, हम आपको एक डोमिनियन स्टेट का, आप देखिए डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य, आधा राज्य ना, मतलब हम आपको आधा फ्री कर देंगे राज्य। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेट का मतलब जहाँ पे हमारा रूल रहेगा लेकिन आपका भी रूल रहेगा ना, सरकार आपकी होगी लेकिन सबसे ऊपर हम बैठे रहेंगे। ठीक है, आप सरकार चलाएंगे और सबसे ऊपर हम बैठे रहेंगे। तो ये इस तरह की जो है सिस्टम को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कहते हैं। तो आधा फ्री स्टेट का दर्जा देने के लिए तैयार हो गए वो। ठीक है, इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, जहाँ एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर की जिसका भविष्य निर्धारित नहीं था, ऐसे ओझल भविष्य जो है देने का उन्होंने फैसला किया। और इसके साथ साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर भी उसने इनवाइट किया कि फ्यूचर में जो है इस बात पर डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें शामिल होने का भी न्योता दिया अंग्रेज ने गांधी और उनके कांग्रेस को। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस, इससे कांग्रेस के लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाई, और जो रेडिकलिस्ट थे कांग्रेस के अंतर्गत, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया ना, बिकेम मोर असर्टिव, ये कुछ ज़्यादा ही तीखे हो गए और सक्रिय होकर के इन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे कांग्रेस के अंतर्गत, हु आर प्रपोजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रपोज कर रहे थे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन,
तो ब्रिटिश डोमिनियन के तहत रह कर के ही अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे थे ना। अब इस तरह से ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे उस जो बुजुर्ग तबका था कांग्रेस का, जो डोमिनियन स्टेट के तहत ही मांग कर रहे थे कि हाँ ठीक है आधा राज्य मिल जाए, हम आधे से शासन करेंगे ना, तो उस चीज़ का जो एक कहीं ना कहीं महत्व था वो अब कांग्रेस में घटता चला गया। और नेहरू और सुभाष जैसे लोगों के जो बहुत ही असर्टिव लीडर्स थे, इनका महत्व, इनका प्रभुत्व जो है पार्टी में बढ़ता चला गया। ओके, इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, मतलब उनकी अध्यक्षता में 1929 में ना लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ ना, कांग्रेस का जो है मीटिंग हुआ 1929 में, एंड फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। और वहाँ पे उन्होंने पूर्ण स्वराज का जो है जो की मांग थी उसको उन्होंने वहाँ पे दोहराया, और उन्होंने पहली बार कांग्रेस के लोगों ने पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस की मांग की। ठीक है, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे ना, और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 से, अब अगले साल जनवरी से ही 26 जनवरी 1930 से ही हम इंडिपेंडेंस डे हर साल मनाएंगे, व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और हर साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और लोग आके शपथ लेंगे कि और असर्टिवली ना हम स्ट्रगल करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, लोग वहाँ पे आके कस्में खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड किया। फिर उसके बाद बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, हालांकि इस चीज़ पे बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया ना आज़ादी मनाने को लेकर के। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज़ ऑफ एवरीडे लाइफ। इसलिए इन सभी स्थितियों को देखते हुए, यहाँ पे अब इतना विरोध और असफलताओं को देखते हुए गांधी जी के पास एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था कि वो कांग्रेस को लेकर के ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबको साथ में लेकर के वो एक आंदोलन जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं, वो उसकी शुरुआत यहाँ पे कर सकते थे ना। तो उनको जो है कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म सा मिल गया इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रिलेट करने का, और उन्होंने इसी को लक्ष्य करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की नींव रखी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट द प्लेटफॉर्म फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 26 जनवरी 1930 से ही जो है हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू किया था, और उस दिन ये सारी बातें जो है इंडिपेंडेंस डे का प्लेज था, ये उस दिन सब लोगों ने ये शपथ ली थी। ये शपथ क्या था ये आप इसको पढ़ लेंगे। इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कमेंट मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई वुड एक्सप्लेन इट। ओके, रीड इट, study it properly, and we will meet soon in the next lecture. Thank you.